वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अबाउट द 50 मार्क्स केस स्टडी जो इलेक्टिव पेपर्स में आता है रिगार्डिंग दी ओपन बुक एग्जाम। हम सबका एक क्वेश्चन होता है कि 50 मार्क्स क्वेश्चन किस बेसिस पे होगा, इसका अप्रोच क्या होगा, इसको कैसे लिखना चाहिए एंड कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे इसकी हैंडलिंग हम कैसे करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग 50 मार्क्स के केस स्टडी का जो सीएस फाइनल के ओपन बुक एग्जाम में आता है, जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम का रीजन है। सबसे पहला सवाल ये आता है कि केस स्टडी में आने क्या वाला है। दूसरा सवाल ये आता है उसको लिखेंगे कैसे। तीसरा सवाल ये आता है कितना लिखेंगे एंड कैसे डील करेंगे। हमारा ये वीडियो इसी पे डील करता है। आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो कहता है एग्जाम में आने क्या वाला है। वो कुछ ऐसा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑन द प्रेजेंटेशन दैट सम्स आ सकता है या थ्योरी आ सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये जानना बड़ा जरूरी है कि स्टूडेंट्स बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर सम्स चला आता है। उस केस में हमने ऑलरेडी स्पेसिफाई किया था कि बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो कोई भी इलेक्टिव पेपर ऑप्ट कर रहे हो, कि वो फॉर्मूलाज की एक शीट कैरी करें, बिकॉज सम्स उन फॉर्मूला के बेसिस पे ही आता है। मैं वापस बताऊंगा कि यूजुअली मैक्सिमम केसेस में सम स्टफ नहीं आते, बट लोगों को फॉर्मूला ध्यान में नहीं रहते, इसलिए उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इसलिए मेरी सबसे पहली एडवाइस ये होगी स्टूडेंट्स को कि वो एक शीट में सारे फॉर्मूलाज जॉट डाउन करें जो उनके एफएम के पेपर या फिर किसी थ्योरेटिकल के पेपर में जहाँ न्यूमेरिकल्स हैं उसमें होता है। एंड इट हार्डली टेक्स 4 to 5 पेजेस एंड आपका एक रेफरेंस मटेरियल रेडी हो जाता है। अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। पैटर्न में देख सकते हैं कि या तो एक चैप्टर के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर दो चैप्टर के, या फिर दो से ज्यादा चैप्टर के। बताना बड़ा मुश्किल है कि स्पेसिफिक चैप्टर से आएगा या कॉम्बिनेशन से आएगा, बिकॉज सब डिविजन भी बहुत सारे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर सब डिविजन दे दिया जाएगा, जिसमें एक चैप्टर हो सकता है इनसाइड ट्रेडिंग का हो, एक चैप्टर होगा कैपिटल मार्केट के ऊपर, एक चैप्टर होगा सास्ट के ऊपर, एक क्वेश्चन होगा आपका एलओडीआर के ऊपर। सो इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा जरूरी है कि वो रेफरेंस मटेरियल में वैरायटी ऑफ रेगुलेशंस कैरी करें, जो लिस्ट हमने आपको बताई थी अपने फेसबुक पेज के थ्रू। एंड मास्टर इंडेक्स में उसकी प्रॉपर नोटिंग करें, बिकॉज मास्टर इंडेक्स आपको हेल्प कर सकता है ये समझने में कि आप क्या क्या चीजें कैरी कर रहे हैं या क्या क्या चीजें कैरी नहीं कर रहे हैं। सो मेंटेनेंस ऑफ मास्टर इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने बात करी अभी रिगार्डिंग क्वेश्चन पैटर्न की एंड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इन केस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप प्रोसीड कैसे करें। लोग कहते हैं कि पहले पैसेज पढ़ो, पर मैं कहता हूं पैसेज पहले ना पढ़ो, बिकॉज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग जो आप स्कूल में करते आए हैं वो अलग है, एंड यहाँ पे ये जो चीज वो अलग। मेरा पहला सजेशन होता है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद पैसेज। क्वेश्चन क्यों पढ़ना है? ताकि हमको ये पता चल जाए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन मांग क्या रहा है, ताकि जब हम पहली बारी पैसेज पढ़ने जाएंगे मेरे दिमाग में एक क्लैरिटी होगी कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एंड व्हाइल रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली आई विल मेक रेलेवेंट मार्किंग्स।
अब क्या होता है, एक बार जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया आपको एक क्लैरिटी चली आती है। क्लैरिटी किस बात की? किस चैप्टर से आया है। वंस यू अंडरस्टैंड किस चैप्टर से आया है, आपका एम्बिट जो एकदम बहुत वास्ट था वो कंसंट्रेटेड हो जाता है इन पर्टिकुलर चैप्टर्स पे, एंड आप स्ट्रेट अवे अपने रेफरेंस मटेरियल्स पे जाते हैं कि आप वो सारी चीजें कैरी कर रहे हैं या नहीं। द मोमेंट आपको लगता है वो सारी चीजें आप कैरी कर रहे हैं, आप उसको एक साइड में ले लेते हैं, एंड देन योर वर्क बिगिंस। द वर्क बिगिंस ऑफ रीडिंग द टेक्स्ट प्रॉपरली, मार्किंग द रिलेवेंट एरिया एंड देन राइटिंग द आंसर। हमने ये जान लिया कि पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, उसके बाद पैसेज। हमने ये जान लिया क्वेश्चन पढ़ने के बाद अजम्पशन स्टार्ट्स होते हैं दिमाग में कि एग्जैक्टली किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। अब अगला सवाल ये आता है कि 50 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आंसर प्रेजेंट कैसे करें। प्रेजेंटेशन मैटर करता है हर जगह पे, चाहे आप कहीं जा रहे हो, कहीं से आ रहे हो, किसी फंक्शन में जाएं, किसी दोस्त से मिले, किसी रिलेटिव से मिले, कहीं पर भी, तो यहाँ पर भी प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जानने का कि अगर आपको पता है कि क्वेश्चन क्या है, राइट, तो आपको ये भी पता होगा कि मटेरियल जो किताब में या फिर क्वेश्चन पेपर में आया है वो क्या पूछ रहा है। आउट ऑफ 50 मार्क्स 20 मार्क्स आप कवर कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे ही। एकदम सही, आपने एकदम सही सुना कि जो 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स आप एग्जैक्टली अपने क्वेश्चन पेपर से ही कवर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आप नोट करें कि स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर कैसे होना चाहिए, जो इस प्रकार होगा। सबसे पहला होगा फैक्ट्स गिवन, यानी क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको यह समझना है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है या फिर क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद आप पैसेज से फैक्ट्स गिवन को निकालेंगे, यानी किस किस पॉइंट्स के बेसिस पे आपका क्वेश्चन एक्चुअली फ्रेम्ड है। वंस यू हैव द फैक्ट्स गिवन, अगला स्टेट आता है रिलेवेंट प्रोविजन, यानी अगर फैक्ट्स गिवन है कि मोहित लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी एंड उसका बोर्ड कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, तो दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए, अगर आपने का बोर्ड कॉम्पोजिशन देखा तो वो क्या आएगा कि डेफिनेटली या तो कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड के बारे में बात की जा रही है कि कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड सही है या नहीं, या फिर वैसा कुछ, तो वो हो गया आपका फैक्ट गिवन। एंड क्वेश्चन में पूछा था स्टेट अबाउट दी बोर्ड कॉम्पोजिशन, तो जो क्वेश्चन में बोर्ड कॉम्पोजिशन दिया हुआ था विद द नेम ऑफ कंपनी आपने लिख दिया, दैट बिकम्स योर फैक्ट गिवन। अब उसके बाद आता है रिलेवेंट प्रोविजंस, यानी कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड के बारे में किस सेक्शन में या किस रेगुलेशन में मेंशन किया गया है। एलओडीआर, लिस्टिंग एग्रीमेंट, कंपनीज एक्ट, आप रेफर लेके उस रिलेवेंट प्रोविजंस को निकाल के आपने आंसर शीट के ऊपर लिख दिया, यानी अब कंपैरिजन बैठ गया, क्वेश्चन पेपर का फैक्ट, उसके नीचे रिलेवेंट प्रोविजन। नाउ यू आर कंपेयरिंग कहां पे आया है डेविएशन, यानी अगर डेविएशन है यानी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं की गई है, तब क्या होगा, वायलेशन हो गया। अब उसके बाद स्टेप आता है कंक्लूजन, या तो आप रेक्टिफाई करेंगे वायलेशन को, अगर टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है और उस विद इन द टाइम लिमिट है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं ताकि पेनल्टी ना लगे। अब मान के चलिए ऑलरेडी उल्लंघन हो चुका है, वायलेशन हो चुका है, अब क्या आप देखेंगे कंपाउंडेबल या नॉन कंपाउंडेबल का बनेगा कंक्लूजन का बेसिस। यानी हम लोग बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर फॉर 50 मार्क्स, जो 4 सेगमेंट में डिवाइडेड है। एक है फैक्ट्स गिवन, एक है रिलेवेंट प्रोविजन, एक है डेविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजन और एक है कंक्लूजन। अब हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग टेक्निकल एस्पेक्ट। सबसे पहला सवाल लोगों का यह होता है कि क्या लेंथ ऑफ द आंसर मटेरियल है। एक बात आप जान लीजिए, ओपन बुक इज टिपिकली अबाउट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, द प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ अ प्रोफेशनल। यानी बोलने का मतलब यह है कि अगर एक प्रोफेशनल को कोई क्वेरी आती है, एक केस स्टडी आता है एंड जिसके बदले वो प्रोफेशनल फीस चार्ज करता है, तो क्या उसने आज तक कभी पूछा कि लेंथ ऑफ द आंसर क्या डिपेंड करता है मैं कितने पैसे ले रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके फैक्ट्स क्लियर हैं, आप सही लिख रहे हैं एंड यू आर साउंड विथ योर आंसर, लेंथ मैटर उतना नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। तो यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है टेक्निकल वर्ड्स। जैसा कि हमने आपको पहले के वीडियोस में बताया था रिगार्डिंग, अगर आप रीड करते हैं प्रॉपर्ली, अगर आप रीड करेंगे अपने घर में, आप रिलेवेंट प्रोविजंस को मार्क करेंगे। रिलेवेंट प्रोविजंस को मार्क करने के बाद यू आर एक्चुअली हाईलाइटिंग द टेक्निकल वर्ड। प्लीज मार्क माय वर्ड्स फ्रेंड,
अगर आप फर्स्ट टाइम किताब खोल रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, या सिर्फ आप सुन सुनाई बातों से आकर आप एग्जाम दे रहे हैं, उससे आपको बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपके रेफरेंस मटेरियल, रेफरेंस नोट्स में अगर आपने रेगुलेशन में मार्किंग करके रखी हुई है, ये टेक्निकल वर्ड है, ये चीजें मुझे कैरी करनी है या कवर करनी है, तब आपका आंसर इफेक्टिव बन पाएगा। मान के चलिए ना, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको खाली देख के दवाई लिख के दे देता है बिना कुछ बताए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, बिना टेक्निकल वर्ड यूज किए, आप बाहर निकल के क्या कहते हैं? डॉक्टर अच्छा नहीं है। सिमिलरली गोज विद इन केस ऑफ आंसर्स विद ओपन बुक, इन केस ऑफ केस स्टडी, अगर आप टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करेंगे, आप सेक्शंस मेंशन, नंबर्स मेंशन नहीं करेंगे, तो आपको एडवांटेज कैसे मिलने वाला है? ये तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सेक्शंस आर रिक्वायर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओपन बुक में बैक ऑफ द माइंड में एग्जामिनर के हमेशा रहता है कि यू आर एक्चुअली कॉपिंग द आंसर फ्रॉम द बुक। तो अगर आप याद करके भी लिखते हैं तब भी एग्जामिनर कहता है कि आपने कॉपी किया है, बिकॉज ओपन बुक का फॉर्मेट ही ऐसा है। तो एग्जामिनर कभी भी आपको क्रेडिट नहीं देने वाला कि आपने अपने बेसिस, अपनी टेक्नोलॉजी, सॉरी अपने इंटेलेक्ट के बेसिस पे आपने किया है। तो सेक्शंस अगर आप लिखते भी हैं, किताब सामने में है, तो गलती होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगला आता है डेटा एंड स्टैट्स, द आंसर गोज द सेम, यानी किताब सामने में है तो जस्ट कॉपीइंग फैक्ट्स। तो कॉपी करने में अगर आप गलती करते हैं तो आपके लिए सिर्फ एक ही प्रोवर्ब है जो मेरे दिमाग में आता है कि नकल में भी अकल चाहिए। ये था अबाउट द केस स्टडी ऑफ 50 मार्क्स। इस 5 मिनट के वीडियो में हमने मैक्सिमम चीजें कोशिश करी कि कवर हो जाए। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग द 50 मार्क्स केस स्टडी, या कोई भी रेफरेंस मटेरियल जो आपके लिए रिक्वायर्ड हो, या आप चाहते हो कि हम कुछ नया वीडियो आपको दें ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो हमें जरूर बताएं। ओपन बुक एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली अबाउट मगिंग अप या फिर कहीं से कॉपी कर लेना। इट्स अ टेक्निकल अप्रोच जो प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोफेशनल अप्लाई करता है, एंड इसीलिए शायद ये फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम फाइनल लेवल पे दिया गया है। और जानने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे भी कनेक्ट हमारे साथ हो सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।